डिस्क्लेमर, यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है और हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको दिलचस्प कहानियां सुनाना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का शानदार एपिसोड। मार्च के बाद आयान का अचानक जन्म स्वर्णवंशी परिवार को पछतावा देगा और यहां तक कि पूरे शहर को भी झटका देगा। जब आयान आत्मविश्वास से भरा हुआ था, दूसरी तरफ नीरा गुस्से में शहर में गांव छोड़कर समर चौधरी की रोल्स रॉयस में बैठ गया। इसके तुरंत बाद नीरा ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका सुंदर चेहरा सख्त था और एक ठंड जो उसके नाजुक शरीर पर केंद्रित थी ने चारों ओर भर दिया। अभी देसाई परिवार में हालांकि वह सतह पर शांत थी, लेकिन देसाई परिवार के पिता और बेटे के इंसर्ट के रवैये ने उसे गुस्सा कर दिया। उसकी क्षमता में वह कभी भी इतनी तिरस्कृत कैसे हो सकती है? उसके विचार के अनुसार आज के बाद वह देसाई परिवार के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरह से अलग कर सकती है और तब से हम सड़क के दूसरी तरफ चले जाएंगे। अप्रत्याशित रूप से इस तरह के पतंगे के उभरने के साथ आयान की मार्च वाचा, जो सामान्य ज्ञान का पालन नहीं करती थी, उसकी राय में उकसावे से अलग नहीं थी। यह अप्रत्याशित बात उसके जीवन में पहली बार हुई। अचानक उसका गुस्सा और भी तेज हो गया और गहरे पानी के कुएं के रहस्यमयी दिल में लहरों की लहरें उठने लगीं। भले ही मानसिक विधि का सूत्र चालू हो, वह अपने मूड को शांत नहीं कर सकती थी। अब गर्मी है और सामान्य परिस्थितियों में गर्मी को शांत करने के लिए एयर कंडीशनर चालू किया जाना चाहिए, लेकिन अब आगे की लाइन में ड्राइवर ने 30 डिग्री पर गर्म एयर कंडीशनर चालू कर दिया, लेकिन वह अभी भी ठंड से कांप रहा था और उसके दांत बज रहे थे। समर चौधरी जो पिछली लाइन में बैठा था, उसका पूरा शरीर खड़ा था, जैसे कि वह एक बर्फ के छेद में था और काटने वाली ठंडक उसके पैरों के तलवों से प्रेरणा में बह रही थी। बस नीरा की सांस अनजाने में निकल गई। यह भयानक है। समर चौधरी की पहचान के रूप में उसने कुछ भी कहकर उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और केवल चुपचाप सहन कर सकता था। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगा। जैसे कि एक सदी बहुत लंबी होती है, नीरा अपने होश में वापस आई, अपनी सांस को संघनित किया और कार में टेम्परेचर सामान्य हो गया, लेकिन कार की खिड़कियों पर बर्फ की एक मोटी परत जम गई। बुलाओ। समर चौधरी ने राहत की सांस ली और अपने पैरों को हिलाया जो जमने वाले थे, ध्यान से नीरा को देखते हुए, और संकोच से कहा, मिस नीरा, हम आगे कहां जा रहे हैं? मेरे पास एक नया बना हुआ बंगला है, मैं अभी तक उसमें नहीं रहा हूं, अगर आपको कोई परेशानी ना हो। जब नीरा ने शब्द सुने तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसके होंठ फुसफुसाए। हवाई अड्डे जाओ। अब जब मामला सुलझ गया है तो उसको रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या आप सीधे अपने घर वापस जा रहे हैं? समर चौधरी ने फिर पूछा। नहीं, देव पर्वत पर जाओ, नीरा ने कहा। आयान के मामले में साधना के लिए बहुत ज्यादा समय की देरी हो गई है। उसकी राय में आयान आखिरकार एक तुच्छ छोटा आदमी है। चाहे वह कैसे भी कूद जाए, वह अपना आखिरी भाग्य नहीं बदल सकता और इस वजह से उसका जीवन पथ नहीं बदलेगा। यह सुनकर समर चौधरी ने तुरंत ड्राइवर से हवाई अड्डे पर जाने के लिए कहा। पूर्वी परिवार के मास्टर वाला निजी जेट हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहा है। हालांकि नीरा की दाईं पलक कार के दूर जाने से पहले बेतहाशा उछल गई, भले ही वह अपनी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग करना बंद न कर सके। पुरानी इंडियन कहावत है, बाईं आंख पैसे के लिए उछलती है, दाईं आंख परेशानी के लिए उछलती है। नीरा ने कभी इस तरह के अंधविश्वास पर विश्वास नहीं किया। वह जो मानती है वह है, मैं अपनी किस्मत के अलावा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन इस समय वह अभी भी असहज महसूस कर रही है। मेरे दिमाग में मुझे बिना किसी कारण के आयान की जिद्दी नजर याद आ गई। इससे पहले नीरा ने आयान की प्रतिक्रिया की कल्पना की थी, स्वर्णवंशी परिवार से विनम्रता पूर्वक उपहार स्वीकार करना या नकली और ईमानदार दिखने का नाटक करना, लेकिन वह सच में प्रतिष्ठित थी। लेकिन अब मार्च पेपर का रिजल्ट सच में उसकी उम्मीदों से परे है। वर्षों से नीरा ने सादगी से जीवन जिया है और आतिशबाजी नहीं खाई है, लेकिन इसने कई यंग प्रतिभाओं को भी देखा है। चाहे वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया का बड़ा भाई हो
या छिपे हुए रहस्यमयी गेट में मार्शल आर्ट जीनियस हो, उन्हें लोगों के बीच ड्रैगन और फीनिक्स कहा जा सकता है, जो सभी जीवित प्राणियों के शीर्ष पर खड़े हैं। बाहरी परिस्थितियों से उन सुंदर लोगों की तुलना में आयान आकाश और पृथ्वी के बीच की खाई की तरह है। बादल और कीचड़ के बीच का अंतर कोई तुलना नहीं है, लेकिन उन यंग प्रतिभाओं के लिए कोई भी नीरा के दिल की धड़कन को नहीं छू सकता है। दूसरी ओर आयान ने थोड़े समय में ही नीरा पर गहरी छाप छोड़ी और यहां तक कि उसका मूड भी तेजी से बदल गया। भले ही दोनों के बीच विवाह अनुबंध पर चर्चा न की गई हो, लेकिन आयान की साधारण दिखने वाली शक्ल के पीछे कुछ ऐसा लगता है जिसे कम करके नहीं आंका जा सकता। अचानक नीरा के चेहरे पर भाव सिकुड़ गए, मानो कुछ सोच रहा हो। देखो, ये उसकी आंखें हैं। उसकी कृपालु मजाक के सामने भी आयान ने कभी अपना विवेक नहीं खोया और उसकी आंखों में न तो विनम्रता थी और न ही दबंगई। भले ही दोनों के बीच पहचान का अंतर बहुत बड़ा था, लेकिन आयान को कभी नहीं लगा कि वह दूसरों से कमतर है और उसका प्रदर्शन शांत और स्थिर था। केवल वे लोग जो खुद पर पूरी तरह से आश्वस्त हैं, उनकी ऐसी उदासीन आंखें हो सकती हैं, और वह उसके सामने बिना अपना चेहरा बदले गिर पड़ा। नीरा के दिमाग में बिना किसी साफ कारण के एक वाक्य उभरा, जिनके सीने में गड़गड़ाहट है और शांत झील जैसा चेहरा है, जनरल के रूप में पूजा कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि आयान उस तरह का आदमी है, लेकिन वह सच में यह नहीं समझ सकती कि आयान इतना छोटा है, ताकत में कमजोर है और प्रतिभा की कमी है। को इतना मजबूत दिल कैसे मिला और यहां तक कि उसे संभालने की हिम्मत भी हुई। मार्च की वाचा। भले ही वह जानता था कि आयान के पास उन दो कार्यों को पूरा करने की कोई संभावना नहीं थी, नीरा को अभी भी इसके बीच में एक अशुभ पूर्वाभास था। भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपने बगल में समर चौधरी को देखा और कहा, समर चौधरी, अगर मुझे सही से याद है तो आपके बूढ़े पति लखनऊ शहर में शिक्षा प्रणाली के नेता हुआ करते थे। हाँ, मुझे नहीं पता कि मिस नीरा को क्या आदेश देना है। समर चौधरी ने जल्दी से सिर हिलाया और जवाब दिया। एक पल के लिए विचार करने के बाद नीरा की फीनिक्स आंखों में एक भयंकर रूप चमक आया और उसने कहा, तुमने अभी मेरे और आयान के बीच की शर्त सुनी है ना? इस साल के लखनऊ कॉलेज प्रवेश परीक्षा चैंपियन कोई भी हो सकता है, लेकिन यह वह नहीं है। क्या तुम समझती हो? हालांकि उसका आवाज पानी की तरह सपाट थी और कोई भावनात्मक बदलाव नहीं था, फिर भी समर चौधरी ने लाइनें के बीच राक्षसी हत्या के इरादे को पढ़ लिया। मिस नीरा, चिंता मत करो। हालांकि मेरे बूढ़े ससुर सेवानिवृत्त हो गए हैं, लेकिन उनके संपर्क अभी भी हैं। अब शिक्षा प्रणाली का नेता उनका शिष्य है। और क्या? लड़के ने मान लिया कि वह कम से कम दिखावा तो करता है। भले ही वह एक सच्चा प्रतिभाशाली हो, लेकिन वह प्रांत में प्रथम होने के लिए 100% निश्चित नहीं है। समर चौधरी दांव। यह सुनकर नीरा की भौहें थोड़ी सी खींच गईं। जैसा कि समर चौधरी ने कहा, कॉलेज प्रवेश परीक्षा एक युद्ध के मैदान की तरह है और हजारों सैनिक एक तख्त पुल को पार करते हैं। उन बड़े स्कूल अत्याचारियों को यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलना निश्चित हो सकता है, लेकिन वे यह दावा करने की हिम्मत नहीं करते कि वे सैकड़ों हजारों में नंबर 1 हैं। कॉलेज प्रवेश परीक्षा चैंपियन बनने के लिए मुझे कहना होगा कि भाग्य का एक घटक है। इसके अलावा नीरा की खुफिया जानकारी के अनुसार आयान को रक्त स्रोत अभिशाप द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके ग्रेड की गिनती की जा रही है और लगभग कोई उम्मीद नहीं है। यह सोचकर नीरा ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, मैं बस सावधानी बरत रही हूं। मेरे जीवन में मामले में कोई जोखिम नहीं है, केवल 10,000 समस्याएं हैं। बोलने के बाद नीरा ने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। आधे घंटे से ज्यादा समय बाद रोल्स रॉयस इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर पहुंची। वह निजी जेट से देव पर्वत पर पहुंची। बस अब वह कुछ भी नहीं सोच पा रही है। मार्च के बाद आयान उसके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम और दुर्घटना बन जाएगा। दूसरी तरफ रात के अंधेरे में पश्चिमी झील के किनारे एक दुर्गम खुले जगह में 2 आकृतियां हैं
एक बूढ़ा और एक जवान। ये हैं आयान और रणविजय। मार्च ऑफ द कॉवेनेंट डेमोकल्स की तलवार की तरह है जो आयान के सिर के ऊपर लटकी हुई है। इस दबाव में उसने किसी भी समय देरी करने की हिम्मत नहीं की और बिना रुके उसने रणविजय को अभ्यास के लिए बाहर खींच लिया। इस समय रणविजय उसके सामने 10 फीट की दूरी पर खड़ा था, एक सीरियस भाव के साथ, हैरानी भरी। उसके सामने 10,000 पहाड़ों की तरह आप केवल ऊपर देख सकते हैं लेकिन आगे नहीं जा सकते। एक निश्चित दूरी के बाद भी आयान अभी भी सच दबाव महसूस कर सकता था और आयान जानता था कि यह सिर्फ दबाव था कि रणविजय ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया और अनजाने में इसे छोड़ दिया। बेटा आयान, फिर मैं अपनी ताकत को पीले एरिया के शुरुआती चरण तक दबा दूंगा और तुम्हारा सामना करूंगा, रणविजय ने जोर से कहा। मत करो, आयान ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा। पिताजी, उससे पहले मैं स्वर्गीय बिजलीघर की असली ताकत देखना चाहता हूं। आखिरकार मेरे फ्यूचर के जीवन में न केवल नीरा बल्कि कई और शक्तिशाली दुश्मन भी हैं। रणविजय ने शब्दों को सुना, एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। अगले ही पल आयान के रिएक्शन का इंतजार किए बिना एरिया में एक न विश्वास करने वाला बदलाव हुआ। आकाशीय शक्ति कितनी शक्तिशाली है, इससे पहले आयान ने अपने मन में अनगिनत बार अनुमान लगाया था। रणविजय ने कहा कि ग्रैंड मास्टर के 4 एरिया स्वर्ग, पृथ्वी, रहस्यमय और पीले हैं। हर एरिया के बीच एक बड़ा अंतर है और सीमाओं के पार लड़ना लगभग नामुमकिन है। अब आयान को पहली बार पीले एरिया में प्रवेश करने के रूप में माना जा सकता है और रणविजय और आयान के बीच 3 बड़े एरिया हैं। स्वर्गीय शक्ति लगभग मार्शल आर्ट की सीमा तक पहुंच गई है या भगवान के शाही विचारों के साथ तलवार की मरम्मत हो सकती है। एक तलवार 19 महाद्वीपों को विकीर्ण करती है और एक आदमी का सिर 100 मील दूर से लिया जाता है। या एक तलवारबाज ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि उसने एक चाकू से यांगत्जी नदी को काट दिया और फिर झरने को वापस काट दिया। या कुछ भिक्षु रहस्यमय संरचनाओं का उल्लेख कर सकते हैं, पहाड़ों और नदियों पर शासन कर सकते हैं, आम लोगों को काट सकते हैं, यिन और यांग के खिलाफ स्थिति को रंग बदलने के लिए, और भूत रोते हैं। लेकिन अब बिजली और आग के बीच जब रणविजय ने एक चाल चली तो आयान को रिएक्शन करने या संघर्ष करने का अवसर भी नहीं मिला। बूम! रणविजय ने अपनी बाईं मुट्ठी बाहर फेंकी और आयान को केवल यह महसूस हुआ कि दुनिया में सब कुछ गायब हो गया था। केवल वह अद्भुत मुक्का जिसने शांत झील की तरह दुनिया को खोल दिया। मुक्का नहीं आया है, गति आ गई है। दुनिया को खत्म करने, देवताओं को मारने और अमर लोगों को मारने की इस मुट्ठी के नीचे आयान को यह भ्रम भी हुआ कि न केवल उसका शरीर बिखरने और नष्ट होने वाला है, बल्कि अदृश्य 3 आत्माएं और 7 आत्माएं भी हैं। शरीर से बाहर मुक्का। रणविजय की लोहे की मुट्ठी अंतरिक्ष को चीरती हुई लग रही थी और चारों ओर ध्वनि के धमाके हो रहे थे। अंत में वह आयान के दरवाजे के सामने अचानक 3 इंच दूर रुक गया। उस मामले के लिए आयान अभी भी वहीं खड़ा था, जैसे कि किसी पुराने जानवर द्वारा घूरा जा रहा हो। उसकी मांसपेशियां सख्त थीं और वह बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके पास अपनी उंगलियां हिलाने की भी ताकत नहीं थी। अनजाने में टी-शर्ट ठंडे पसीने से भीग गई थी, मानो जीवन और मृत्यु की लड़ाई से गुजर रही हो। उसकी छाती बेहद उदास थी और उसकी सांस लगभग फूल रही थी। कमजोर मार, मजबूत मार। इस समय आयान को लगा कि उसकी सारी इच्छा शक्ति रणविजय ने पकड़ ली है। अगर यह आखिरी क्षण न होता तो रणविजय अचानक रुक जाता और उस मुट्ठी में निहित दबंग अर्थ अकेले ही आयान की इच्छा शक्ति को खत्म करने के लिए काफी होता। इस समय रणविजय ने अपनी मुट्ठी वापस खींची और कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी दबंग आभा भी एकाग्र हो गई। उसके मुंह के कोने पर एक फीकी मुस्कान, एक शांत नजर। हम आयान को घबराहट से उबरने में काफी समय लगा। उसने अपने हाथ घुटनों पर रखे, भारी सांस लेते हुए एक डर के साथ। क्या यह स्वर्गीय शक्ति की शक्ति है? उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये नान तियानगुआंग अपनी खुली मुट्ठियों के साथ इतनी भयानक शक्ति रख सकता है
जिससे उसे लगता है कि उसका शरीर और आध्यात्मिक चेतना पूरी तरह से कुचलकर पाउडर में बदल जाएगी। इससे पहले हालांकि आयान ने कभी दुनिया के नायकों को कम नहीं आंका था, लेकिन उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। शरीर शक्ति बदलाव के अपने 5 शिखर लेवल के साथ, वेई लाओ द्वारा सिखाई गई कुछ जादुई शक्तियों के साथ, कई गुरुओं की घेराबंदी का सामना करते हुए भी वह डरता नहीं है। अब तक उसे एहसास हुआ कि वह कुएं के तल पर बस एक मेंढक था, और असली शक्ति उसे एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा था। अभी मुक्का झेलते हुए जवाबी हमला तो दूर, वह प्रतिरोध का दिल भी पैदा नहीं कर सका, और उसकी आत्मा की गहराई में कंपन था, जैसे कि किसी जानवर ने किसी प्राकृतिक दुश्मन का सामना किया हो और वह सहज रूप से भयभीत था। ऐसी पूर्ण शक्ति की तुलना में धर्मनिरपेक्ष दुनिया की संपत्ति और शक्ति इतनी कमजोर लगती है। भले ही आप अमीर और शक्तिशाली हों, इससे क्या, मैंने खुद इसे मुक्का मारा। एक पल के लिए आयान की आंखें चमक उठीं। निराश होने के बजाय उसका दिल लड़ाई की भावना से जल उठा, मानो उसे संघर्ष की दिशा मिल गई हो। मजबूत बनो। मैं और मजबूत बनना चाहता हूं। एक पिता की तरह असली पावर हाउस बनो। अरे नहीं, महान अमर आत्मा विदुरदेव की मदद से मैं और आगे जा सकता हूं। न केवल स्वर्ग की शक्ति है, बल्कि एक दिन वह अपने शरीर के साथ ब्रह्मांड को पार करेगा, स्वर्ग की राह पर चढ़ेगा और अमृता की साधना करने की दुनिया में जाएगा। सर्वोच्च अमर आदरणीय बन जाएगा। अपने हाथ में सूर्य और चंद्रमा को पकड़ो, हवा और गड़गड़ाहट को पकड़ो, युगों को पार करो और अपनी उंगलियों से आकाश को ढंको। दूसरी तरफ आयान की आंखों में बदलाव देखकर रणविजय ने भी राहत में सिर हिलाया। रणविजय ने सोचा कि स्वर्गीय बिजली घर की शक्ति को देखने के बाद आयान निराश महसूस करेगा, और उसने अपनी मानसिकता को इतनी जल्दी समायोजित भी कर लिया। मार्शल आर्टिस्ट के लिए ताकत, तकनीक और चालों से ज्यादा जरूरी है दिल में सर्वोच्च विश्वास। पराजित किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। यह सोचते हुए रणविजय ने आयान को देखा और कहा, आयान, अगली बार मैं अपनी ताकत को पीले एरिया के शुरुआती चरण में दबा दूंगा और तुम्हारे साथ लड़ूंगा। ऐसा कहने के साथ उसकी आभा कमजोर हो गई, उसका शरीर चमक उठा और उसने आयान पर हमला कर दिया। इस बार आयान कम से कम उसकी गति को साफ रूप से देख सकता था और वह पहले की तरह शर्मिंदा नहीं होगा, इसलिए उसने तुरंत वापस मुट्ठी बांध ली। लेकिन कुछ ही मुलाकातों के बाद आयान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। जाहिर है कि दोनों पक्षों की ताकतें समान थीं, लेकिन रणविजय ने मौके का फायदा उठाने के लिए चालें चलीं, जैसे कि वह कोई अनजान फ्यूचर बताने वाला हो, उसकी चालों के सबसे कमजोर बिंदु पर हमला कर रहा हो ताकि वह उसका इस्तेमाल कर सके। वह एहसास कपास में एक जोरदार मुक्का मारने जैसा था जो बेहद असहज था। 1/4 घंटे के भीतर आयान पहले से ही थक चुका था और हाँफ रहा था, उसे बहुत पसीना आ रहा था। उसने अपनी ज्यादातर आंतरिक ऊर्जा खर्च कर दी, लेकिन उसने रणविजय के कपड़ों के कोने को भी नहीं छुआ। रणविजय को पीछे देखते हुए वह अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह बिना किसी प्रयास के ऐसा करने में सक्षम था। अगर रणविजय ने एक मजबूत खगोलीय शक्ति का इस्तेमाल किया तो यह स्वाभाविक बात है, लेकिन आयान यह समझ सकता था कि दोनों पक्षों की शक्ति हमेशा बराबर होती है। दोनों पक्षों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? जब आयान हैरान था तो बगल में खड़े रणविजय ने पुकारा, आयान, तुम्हारे पास आंतरिक ऊर्जा का शरीर है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा का उपयोग बहुत ही कठोर और बिना किसी कौशल के है। यह एक सुनहरे पहाड़ पर बैठे बच्चे की तरह है जो सड़क किनारे मीट बन खरीदता है और मुट्ठी भर सोने के सिक्के फेंकता है, जो उदारता से प्रतीत होता है, सच में अनावश्यक बर्बादी है। इसलिए आने वाले दिनों में मैं तुम्हें शक्ति का सही उपयोग करना सिखाना चाहता हूँ। एक असली मास्टर बराबरी की लड़ाई, और दुनिया इतनी विघटित और भारी है और कोई दूसरी ऊर्जा बाहर नहीं निकलेगी। आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करना और दुश्मन पर ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा। यह लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। इन शब्दों को सुनकर आयान की आंखें चमक उठीं और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन समझ गया। लोगों से लड़ने से पहले
वह अक्सर अपने दुश्मन को हराने के लिए भारी शक्ति का इस्तेमाल करता था, जिसे सिर पर वार माना जा सकता है। लेकिन शक्ति पर लगभग कोई कंट्रोल नहीं है। एक ही बल से 10 गिल्ड गिराना समझ में आता है, लेकिन जब वह एक समान ताकत वाले दुश्मन से मिलता है तो उसका आधा लटका हुआ आदमी, जिसने लंबे समय से अभ्यास नहीं किया है, वह दशकों की कड़ी मेहनत के लायक कैसे हो सकता है। लेकिन दूसरी ओर इसका मतलब है कि आयान के पास सुधार की बहुत गुंजाइश है। ताकत के एरिया में सुधार के लिए मेहनती अध्ययन और कठिन प्रशिक्षण की जरूरत होती है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन अगर वह अपनी शक्ति को हाई लेवल तक कंट्रोल कर सकता है, भले ही वह अभी भी अपनी प्रेजेंट ताकत बनाए रखे, तो उसकी युद्ध प्रभावशीलता में काफी सुधार हो सकता है। यह सोचकर आयान बहुत खुश हुआ। अभी अभी रणविजय की उपस्थिति के बारे में सोचकर उसने उसकी नकल करना शुरू कर दिया। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया, अपनी सारी ताकत अपने अंगों में डाल दी और फिर जादुई लाल पक्षी की शक्ति का उपयोग करके अपने शरीर को हवा के झोंके में बदल दिया, जो अलौकिक और फुर्तीला था, जिसका कोई निशान नहीं था, जो रणविजय पर हमला कर रहा था। अच्छा काम, रणविजय चिल्लाया और फिर दोनों फिर से एक साथ लड़े। लड़ाई जोरदार थी और दोनों ही समय भूल गए थे। अनजाने में पूर्व में आकाश पीला हो गया था और रात बीत गई। भले ही आयान अभी भी रणविजय का दुश्मन नहीं है, कम से कम वह अपने हाथों में सैकड़ों चालों से बच सकता है। हो, आयान ने अचानक जोर से दहाड़ लगाई और उसके पूरे शरीर की ऊर्जा एक बिंदु पर संघनित हो गई। उसका शरीर एक झटके में बदल गया और उसने रणविजय की ओर गोली चलाई। अकेले उपस्थिति से यह मुक्का आकर्षक नहीं है, लेकिन इसने प्रकृति में लौटने के एक रास्ते को छू लिया है और शक्ति कभी लीक नहीं हुई है। बिना तैयारी के रणविजय ने अपनी ताकत को दबा दिया। हालांकि वह चकमा देने के लिए उड़ गया, लेकिन आखिरकार उसकी गति धीमी हो गई। उसके दाहिने हाथ की खाली आस्तीन गलती से मुट्ठी से टकरा गई और यह तुरंत बिखर गई और धूल में बदल गई। यह दृश्य देखकर रणविजय क्रोधित नहीं हुआ और आनंदित हुआ और खुलकर हंसा। हा हा हा, आयान, आपकी प्रगति की गति मेरी कल्पना से परे है। इस नजरिए से मार्च समझौता भी पूरा नहीं हुआ था। निराशाजनक। देर हो रही है, आप जल्दी से घर जाकर नहाएं और स्कूल जाने के लिए तैयार हों। आज रात अभी भी यहाँ मैं आपको एक अद्वितीय रणनीति सिखाऊंगा। बेजोड़ रणनीति। यह सुनकर आयान के चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। वज्रवीर के वंशज के रूप में देसाई परिवार को हजारों वर्षों से विरासत में मिला है और यह 100 साल पहले और भी समृद्ध था, इंडिया के शीर्ष पर खड़ा था। उस समय रणविजय को इंडियन युद्ध के देवता के रूप में भी जाना जाता था और उनकी नजर इतनी ऊंची थी कि आम लोग नहीं कर सकते थे। उन्हें एक अद्वितीय युद्ध, एक खास उत्पाद के रूप में सम्मानित किया जा सकता है। कुछ समय के लिए आयान उत्साहित था और इसका इंतजार कर रहा था। धोने के लिए घर जाने के बाद वह तुरंत स्कूल गया और खुद पढ़ाई करना शुरू कर दिया। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा से पहले 1 महीने से भी कम समय बचा है और ज्यादातर मिडिल स्कूल के स्टूडेंट समेकन और समीक्षा के कई दौर से गुजर चुके हैं और उन्होंने ज्ञान बिंदुओं को अच्छी तरह से महारत हासिल कर ली है। 1, 2, 3 परीक्षा के पेपर पहाड़ों में ढेर हो गए, डेस्क भर गए। स्टूडेंट जल्दी जल्दी आते और जाते, 1 मिनट को अलग करके 2 मिनट बिताने की इच्छा रखते। यहां तक कि क्लास में टीचर की बोलने की गति भी 3 अंकों से बढ़ गई है। लेकिन आयान पूरी तरह से अपनी समीक्षा लय में डूबा हुआ था, एक नजर में प्रमुख ज्ञान बिंदुओं को समेकित कर रहा था। वाह वाह वाह! उसकी मेज पर पुस्तकों को तेजी से पलटने की आवाज आ रही थी। 200 से 300 पेजेस की मोटी किताब को केवल 5 या 6 मिनट में पढ़ा जा सकता था। हालांकि यह दृश्य बाहरी लोगों की नजर में नहीं आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह बदल रहा है। इसके तुरंत बाद आयान ने पिछले 10 वर्षों के असली प्रश्न निकाले, जो ड्रैगन और सांपों से लिखे गए थे। और अगर कोई भगवान है तो वह औसतन 1/4 घंटे में टेस्ट पेपर का एक सेट पूरा कर सकता है। एक सुबह बीत गई, उसका जड़वत लग रहा था। वह कभी कुर्सी से नहीं उठा, डेस्क की मुद्रा में रहा।
और यहाँ तक कि वॉशरूम जाना और पानी पीना भी भूल गया। जब दोपहर के भोजन का समय हुआ तो सानवी, जो उसी टेबल पर था, उसे कैफेटेरिया में खाने के लिए बुलाना चाहता था, लेकिन उसकी पागल सीखने की भावना को देखकर वह लंबे समय तक झिझकता रहा और उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सानवी को समझ में नहीं आ रहा था कि आयान अचानक पढ़ाई के लिए इतना बेताब क्यों हो गया। उसके विचार में कॉलेज प्रवेश परीक्षा का उद्देश्य एक अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेना, फ्यूचर में एक अच्छी नौकरी पाना और इस तरह जीवन के शिखर पर पहुंचना है। आयान के बारे में उसके ज्ञान के साथ आयान के पास अब सभी जीवित प्राणियों के ऊपर सब कुछ है और उसके लिए एक प्रतिष्ठित स्कूल में एडमिशन पाना बस सोने पर सुहागा है। एक पल के लिए झिझकने के बाद सानवी जल्दी से क्लास से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद वह कैफेटेरिया से एक पैक लंच, ब्रेज्ड पोर्क रिब्स, स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स, करी चिकन नगेट्स और हलचल तली हुई क्रैस लेकर वापस आई। ये बहुत समृद्ध था। उसने सावधानी से बॉक्स किए गए लंच को टेबल पर रख दिया। जब आयान को भूख लगी तो उसे खाने का इंतजार किया, लेकिन अभी आयान उदासीन होने और चीजों को भूलने की स्थिति में था और उसने यह नहीं देखा था कि सानवी चुपचाप क्या कर रही थी। पागल नहीं, जिंदा नहीं। हालांकि आयान बेहद प्रतिभाशाली था, खासकर गणित में। उसने पूरे 1 साल का कोर्स छोड़ दिया था और कम समय में इसकी भरपाई करना कोई आसान काम नहीं था। ज्ञान की अपनी वर्तमान महारत के साथ वह टॉप यूनिवर्सिटी में भर्ती होने के लिए आश्वस्त है, लेकिन अगर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष स्टूडेंट बनना चाहता है तो ऐसा लगता है कि वह अभी भी बहुत पीछे है। हालांकि जब से सच्चा मास्टर बाहर हो गया है, अपनी भौहें उठाने और मार्च के बाद उसे तिरस्कार करने वालों को कीमत चुकाने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। हालांकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा में टॉप स्टूडेंट बनने में कई अनिश्चितताएं हैं। उसे नंबर 1 स्टूडेंट बनना है, इसलिए उसे किसी भी जोखिम को खत्म करना होगा और भारी स्कोर के साथ अच्छी तरह से योग्य नंबर 1 बनना होगा। आयान का खुद के लिए लक्ष्य पूरे नंबर हैं। शायद बाहरी लोगों की नज़र में यह एक बहुत ही पागल विचार है। जब से इंडियन शिक्षा मंत्रालय ने कॉलेज प्रवेश परीक्षा खोली है, तब से किसी को भी पूर्ण अंक नहीं मिले हैं, चाहे लोग कितने भी अद्भुत क्यों न हो। यह अपरिहार्य है कि कुछ लापरवाही होगी, खासकर भाषा परीक्षण में। रचना पर कुछ नू बैर हमेशा काटे जाएंगे। हालांकि स्वर्णवंशी परिवार को तबाह करने के विचार की तुलना में कॉलेज प्रवेश परीक्षा में केवल 1 अंक क्या है। इससे पहले नीरा ने आयान का मजाक उड़ाया था, यह कहते हुए कि वह कीड़ा पेड़ को हिलाता है और वह इसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आयान के विचार में छोटा से सुंदर को निगल सकता है। जीवन शतरंज की तरह है। मैं एक मोहरा बनने को तैयार हूं, हालांकि मेरे कार्य धीमे हैं। किसने मुझे कभी एक कदम पीछे हटते देखा? भले ही स्वर्णवंशी परिवार शक्तिशाली और सुंदर हो, लेकिन इसका क्या? एक दिन मैं अपने हाथों से उस समय के देसाई परिवार के गौरव और गौरव को फिर से बनाने का काम करूंगा। जो लोग कृतज्ञ हैं, मुसीबत में पड़ते हैं और आग का फायदा उठाते हैं, उनमें से कोई भी सजा से बच नहीं पाएगा। इस तरह की शक्ति के तहत आयान के दिल में आग लग गई थी और फ्यूचर में एक दिन यह एक उग्र आग में फैल जाएगी जो आकाश और दुनिया को जला देगी। दिन का काम जल्दी से बीत गया। आसमान धुंधला हो गया, सूर्यास्त हो गया और चांद उग आया। जब क्लास से बाहर निकलने के लिए आखिरी घंटी बजी तो आयान ने तुरंत पाठ्य पुस्तक बंद कर दी और फी की तरह क्लास से बाहर निकल गया। वह अपने पिता के साथ हुए समझौते को कभी नहीं भूला कि वह आज रात एक अद्वितीय रणनीति सीखेगा। हालांकि दूसरी तरफ क्लास के दरवाजे पर उसकी गायब हो रही आकृति को देखते हुए सानवी की खूबसूरत आंखों में एक उदास भाव चमक उठा और फिर उसने दोपहर के भोजन का डिब्बा मेज के डेस्क में खो दिया। लंबे समय के बाद वह केवल धीरे से आहें भर सकती थी और उसके चेहरे पर अब दबंग बड़ी बहन नहीं थी, बल्कि आक्रोश की झलक थी। जल्द ही आयान कल रात अपने पिता के साथ सहमत हुए जगह पर पहुंच गया। इस समय
रणविजय पहले से ही एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था और उसका इंतजार कर रहा था। कल से अंतर यह था कि उसके हाथ में एक अतिरिक्त भाला था। दूरी में देखने पर बंदूक 1 फुट 3 फुट और 7 इंच लंबी थी। चांदनी की चमक के नीचे बंदूक का शरीर जटिल पैटर्न के बिना एक गहरे सुनहरे रंग का दिखाई देता था। बंदूक की गर्दन पर केवल एक चिनचिला चुंबन का पैटर्न था। बंदूक की नोक ठंडी रोशनी से चमक रही थी, रात में चमकीले सितारों की तरह लोगों को गरिमा का एहसास करा रही थी। आयान को प्रकट होते देख रणविजय ने बीच के भाले को कसकर हिलाया और बेतरतीब ढंग से भाला हिलाया। अगले ही पल हवा में अचानक से टूटने की आवाज सुनाई दी और बंदूक की नोक से बिजली की एक पंक्ति चमक उठी, मानो हवा को चीर दिया हो। चुपचाप वहां खड़े रणविजय और उसके हाथ में भाला एक में विलीन हो गए, एक स्वाभाविक बन गए। आयान के नजरिए से रणविजय की सांस 10,000 पहाड़ों जितनी मोटी थी और आने वाला ऐश्वर्य उसे बेदम करने वाला था। जो बात उसे और भी अप्रत्याशित बनाती थी वह यह थी कि रणविजय ने उसे सिखाने के लिए जो अद्वितीय रणनीति बनाई थी वह सच में एक भाला तकनीक थी। पारंपरिक इंडियन मार्शल आर्ट में चांद की छड़ी, नियान तलवार और आजीवन भाला की एक कहावत है। कुछ हासिल करने के लिए छड़ी विधि सीखने में केवल 1 महीने का समय लगता है। यह उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो त्वरित सफलता की तलाश में हैं। 3 या 5 साधारण लोगों से निपटना आसान है। हालांकि हथियारों की सीमा के कारण भले ही छड़ी को शानदार स्तर तक प्रशिक्षित किया गया हो, ज्यादा सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। युगों से कुछ मजबूत लोग हुए हैं जो लाठी से फेमस हुए हैं। छड़ी विधि की तुलना में तलवार तकनीक का अभ्यास करना ज्यादा कठिन है और इससे पहले कि आप इसमें माहिर बन सकें, इसमें 1 साल की कड़ी मेहनत लगती है। चाकू एक तरफा बेहद तेज होता है और यह एक ही कट से मार देता है या चोट पहुंचाता है, लेकिन अभ्यास करने के लिए सबसे कठिन चीज निशानेबाजी है। इन 3 क्रियाओं को हिलाने, बकल करने और बांधने में ही वर्षों की मेहनत लगती है। आयात, तुम यहां हो, रणविजय ने जोर से कहा। आयान जल्दी से उसके पास गया और सम्मानपूर्वक पूछा, पिताजी, क्या आप मुझे एक शॉट सिखाना चाहते हैं? हाँ, रणविजय ने रेलवे लाइन को मजबूती से काटा। सैकड़ों साल पहले देसाई परिवार के मेरे पूर्वजों का एक शानदार इतिहास था जो भाले और सुनहरे घोड़े से लैस थे। बंदूक न केवल 100 सैनिकों का राजा है बल्कि 100 सैनिकों का नायक भी है। उस समय एक महान राजा अपने बाएं हाथ में एक हरे रंग की इंद्रधनुषी तलवार और अपने दाहिने हाथ में एक चांदी का भाला लेकर एक सफेद ड्रैगन घोड़े पर सवार होकर, एक सफेद हेलमेट और सफेद कवच पहने हुए, अकेले सवार होकर 2 लाख सेना में आगे पीछे धड़कता है अजेय, ऐसा भयंकर सेनापति। सेना आसान है। आयान, जिस तरह अभिमन्यु ने अकेले चक्रव्यूह में घुसकर महारथियों को हैरान कर दिया था, उसी तरह तुम्हें भी भाले से युद्ध के मैदान में गरजना होगा। इन शब्दों को सुनकर आयान का दिल गर्व और महत्वाकांक्षा से भर गया। बूम! अगले ही पल आकाश से बराबरी करने की इच्छा रणविजय के अंदर उमड़ पड़ी। उसके बाएं हाथ की मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जैसे तांबे की ढलाई जिसमें विस्फोटक शक्ति थी। हालांकि उसने अपना हाथ तोड़ दिया, लेकिन उसने अपनी आभा से जरा भी समझौता नहीं किया। इसके चारों ओर की इस छोटी सी दुनिया में सीरियसता का भाव है, मानो यह एक पुराने युद्ध एरिया में बदल गया हो और रणविजय युद्ध के मैदान में हजारों लोगों का दुश्मन है। अजय, जहां तक उसके हाथ में लंबे भाले की बात है तो वह बेहद सीरियस लग रहा था, एक निष्क्रिय की तरह जो किसी भी समय जगह से उठने के लिए तैयार है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है। रणविजय ने अपनी भौहें सिकोड़ी, उसकी आंखें ठंडी थीं और उसने आयान को देखा और हर शब्द बोला, आयान, अगला बिंदु जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसे ओवरलॉर्ड स्पीयर कहा जाता है। अधिपति बंदूक। यह नाम सुनकर आयान मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी भौहें उठा सकता था और अवचेतन रूप से पूछा, क्या यह शौर्यवीर के राजा का अधिपति भाला है? बंदूकों के साथ स्वामी की बात करें तो पुराने काल से अनगिनत रहे हैं, लेकिन सबसे सम्माननीय पश्चिमी शौर्यवीर के राजा शौर्य हैं। यह अफवाह है कि शौर्य के पास 2 अद्वितीय जादुई हथियार हैं। एक है स्वर्गीय ड्रैगन, शहर को तोड़ता है,
अफवाह यह है कि इस परशु को 9 दिनों और 9 रातों के लिए आकाश के बाहर से उल्कापिंडों के साथ बनाया गया था। राजा शौर्य दुनिया में एक नायक था, इसलिए उसे द ड्रैगन ब्रेक्स द सिटी नाम दिया गया था। एक परशु की नोक बर्फ की तरह होती है और उसके दांत एक डूबते सूरज की तरह होते हैं। अधिपति के मरने के बाद वह वुजियांग में हार गया और ड्रैगन का सिर बाहर आ गया। और दूसरा जादुई हथियार अधिपति भाला है, जो स्टेनलेस स्टील और सोने के मिश्रण से बना है और यह शानदार, सुनहरा और दबंग है। बंदूक 1 फुट 3 फुट और 7 इंच लंबी है और इसका वजन 99-80 कैटी है। बंदूक की नुकीली नोक इसे मार देगी और भारी बंदूक का शरीर इसे मार देगा। हाँ, इस समय रणविजय ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, आयान, हमारे देसाई परिवार के अधिपति भाले का नाम पश्चिमी वज्रवीर राजवंश के अधिपति शौर्य के नाम पर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि वज्र कबीला वज्रवीर के वंशज हैं, जो ये कबीले हैं। शौर्य एक भारी पुतली के साथ पैदा हुआ था और उसकी अलौकिक शक्ति ठीक इसलिए है क्योंकि यह शरीर को उत्तेजित करती है। शौर्य का खून। इन शब्दों को सुनकर आयान ने अपने दिल में एक बड़ी लहर पैदा की और वह आश्चर्य से परे था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वज्रवीर के महान राजा शौर्य का वज्रवीर के साथ संबंध होगा। लेकिन इस नजरिए से उनके वंश में लोग, भले ही वे अलौकिक हों, अंत में अच्छा नहीं होगा। चाहे वह वज्रवीर हो या शौर्य, वे अपने जीवन काल के दौरान युद्ध के अपराजित देवता थे और वे दुनिया भर में अजेय थे। लेकिन उनके भाग्य को भगवान ने शाप दिया था और त्रासदी अपरिहार्य थी। यहां तक कि देसाई परिवार भी उस समय अपने चरम पर था, चीन के शीर्ष पर खड़ा था। लेकिन एक पल में वह नीचे गिर गया और पेड़ टूट गया। हालांकि आयान इस रहस्यमय भाग्य पर विश्वास नहीं करता था। यदि भाग्य स्वर्ग द्वारा निर्धारित किया जाता है तो मैं उस स्वर्ग के खिलाफ विद्रोह करूंगा। यदि आकाश मेरी महिमा को दबाता है तो मैं आकाश से भी ज्यादा उग्र हो जाऊंगा। इस समय रणविजय ने जारी रखा। आयान निशानेबाजी में बदलावों की संख्या दूसरे हथियारों से पूरी तरह से बेजोड़ है। भले ही उसके हाथ में कोई बंदूक न हो, लेकिन उसकी चालें उसकी मुट्ठी और पैरों में इस्तेमाल की जा सकती हैं और प्रत्येक परिवार की निशानेबाजी में कई अंतर हैं। जगह। पुराने काल में भाले का उपयोग युद्ध के घोड़ों के साथ किया जाता था। युद्ध के घोड़ों के प्रभाव से यह आसानी से दुश्मन की छाती में घुस सकता था। बाद में इसे मुख्य रूप से शक्ति प्रकार और कौशल प्रकार में बंटवारा किया गया। शक्ति प्रकार का प्रतिनिधि पश्चिमी वज्रवीर का राजा शौर्य है। यह अफवाह है कि जब शौर्य छोटा था तो वह किताबें और तलवारें सीखने में असफल रहा और उसके पिता शौर्य ने कहा, नाम और उपनाम दर्ज करने के लिए किताब काफी है, तलवार एक दुश्मन है, सीखने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उसके पिता ने युद्ध की कला सिखाई और अपनी अलौकिक शक्ति के कारण उन्होंने इस अधिपति बंदूक का निर्माण किया। शौर्य जैसे असीम शक्तिशाली आदमी के लिए किसी भी फैंसी चाल की कोई जरूरत नहीं है और बंदूक के सिर्फ एक झटके से एक बड़े दल को मौत के घाट उतारा जा सकता है। कौशल का प्रतिनिधि चांगशान झाओ जिलोंग है। उसके पिता के हाथ में लंबे भाले को सिल्वर स्पीयर कहा जाता है, लेकिन उनकी निशानेबाजी को 100 बर्ड्स स्पीयर कहा जाता है। यह भाला मास्टर से विरासत में मिला था और इसमें बदलाव जटिल हैं। उन दिनों उन्होंने मास्टर को गले लगाया और सेना में 7 बार प्रवेश करने और बाहर निकलने में सक्षम थे, जो उनकी निशानेबाजी का सार दिखाता है। और हमारे देसाई परिवार के अधिपति भाले, हालांकि शौर्य से पैदा हुए, ने हर परिवार की ताकत को अपनाया है और आभासी और सच्चाई को मिलाया है। इसका सार 4 शब्दों में निहित है: हवा, जंगल, आग और पहाड़। ज्वालामुखी, आयान ने खुद से फुसफुसाया। रणविजय ने तब समझाया, यह हवा की तरह तेज है। जब बंदूक चलाई जाती है तो कार्रवाई हवा के झोंके की तरह तेज होती है। यह जंगल की तरह तेज है। चाल बदलते समय यह एक व्यवस्थित तरीके से जंगल की तरह होता है। आग की तरह आक्रमण करना। दुश्मन पर आक्रमण और हमला करते समय यह एक भयंकर आग की तरह होता है।
आकाश को जलाता है, दुनिया को खत्म कर देता है, सभी दिशाओं को जला देता है। अजय, पहाड़ की तरह मत हिलो। जब आप बंदूक रोकते हैं तो यह एक ठोस पहाड़ की तरह होता है। अडिग, ये बोलते हुए वह रुक गया। उसकी आंखें भीग गईं और उसने आयान को देखा और कहा, आयान, अगला मैं तुम्हें दिखाऊंगा। जैसे ही आवाज गिरी, रणविजय की आभा अचानक बढ़ गई, जिससे युद्ध के मैदान पर एक तरह की दबंग शक्ति दिखाई दी। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथ में भाला पटक दिया और उसका बायां हाथ कांप उठा और भाले ने एक धीमी भिन्न भिनाने वाली आवाज की, जिससे उसकी छाती उदास हो गई। अगले ही पल भाले की नोक एक चमकदार रोशनी के साथ फट गई, जैसे कि एक लाल सूरज फिर से बनाया गया हो, जिससे लोग सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आयान ने अनजाने में अपनी आंखें उठाईं और जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। बंदूक की नोक से निकलने वाली रोशनी की तुलना में क्षितिज पर चांद धुंधला दिख रहा था। अचानक रणविजय ने अपना भाला लहराया और बिजली के व्यास के साथ हवा में एक बड़ा घेरा बनाया। इसकी क्षमता यांगत्जी नदी के पानी की तरह थी, जो हजारों मील तक फैली हुई थी। जैसे ही उसने भाला अपने हाथ में लहराया, हवा में एक तीखी चुभने वाली आवाज गूंजी, जैसे 9 दिनों की गड़गड़ाहट। इस समय रणविजय की आंखें भीग गईं, उसकी आंतरिक शक्ति भाले में बह गई और उसने अपनी निशानेबाजी दिखाई। भाला अंतरिक्ष को चीरता हुआ, ठीक वैसे ही जैसे उल्का चांद को चला रहा हो। भूत घबरा गया। गति तेज है और बल भयंकर है, जो शानदार और चरम पर पहुंच गया है। यहां तक कि बंदूक का शरीर भी ड्रैगन की तरह दहाड़ रहा था, जो डरावना था। पहले थोड़ी ठंडी रोशनी आई और फिर बंदूक ड्रैगन की तरह निकल गई। एक समय के लिए 100 मीटर के भीतर सब कुछ भाले की रोशनी में लिपटा हुआ लग रहा था। हर बार जब रणविजय अपनी बंदूक चलाता तो हवा में टूटने की आवाज आती और बंदूक की नोक हवा से रगड़ती, मानो जलने वाली हो। भाले को रोका जाता है, पकड़ा जाता है, खिसकाया जाता है, छेदा जाता है, उठाया जाता है, उठाया जाता है, घुमाया जाता है, तोड़ा जाता है या घुमाया जाता है। इसकी हरकतें जोरदार और शक्तिशाली, बहादुर और जोरदार हैं, हर चाल के साथ, मानो यह सब कुछ चीर कर आसमान को भेद सकता है। यह दृश्य देखकर आयान को ऐसा लगा जैसे उसे अनोखा दृश्य प्रभाव मिला हो। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह इस बहुत शक्तिशाली निशानेबाजी से चौंक गया। रणविजय ने अपना भाला तेजी से घुमाया और एक ठोस हत्या की मंशा दुनिया भर में फैल गई। इस समय वह एक सेनापति की तरह है, जो रास्ता दिखा रहा है। जहां भी भाले की रोशनी आएगी, सेना बदलाव के लिए खुल जाएगी। एक आदमी पास होगा और 10,000 नहीं खोलेंगे। युद्ध के मैदान में और गोलियों की बारिश में उस तरह की मारक सांस को तेज करने की जरूरत है। रणविजय की चालें फैंसी, सरल और सरल नहीं हैं, मूल बातों पर लौटती हैं, लेकिन हर शॉट में दुनिया को खत्म करने की शक्ति होती है। अगले ही पल उसके शरीर की सांसें फिर से बदल गईं। उसके हाथ में सबसे मजबूत भाला मानो कढ़ाई की सुई में बदल गया हो, बाएं दाएं घूम रहा हो, ऊपर नीचे उड़ रहा हो, जैसे किसी हाथ की आज्ञा हो। यह साफ तौर से वजन को हल्के से उठाने का एरिया है। वह भाला उसके शरीर के एक हिस्से की तरह भगवान, दिमाग, ऊर्जा और शक्ति का पूरी तरह से मिश्रण है। चाहे वह गति हो, ताकत हो या कोण, यह एकदम सही है। भन भनाहट। इस समय अचानक एक मक्खी हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। यह देखकर रणविजय ने अपनी भौहें उठाईं और मुस्कुराते हुए कहा, आयान, अच्छा लग रहा है। जब तुम इस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम स्कूल जा सकते हो। जैसे ही आवाज गिरी, उसका आकार आसमान में ऊपर उठा और बड़ा भाला ड्रैगन की तरह फड़फड़ाया, मक्खी की ओर वार किया। थोड़ी देर बाद रणविजय शांत भाव से उतरा और पूछता रहा, आयान, क्या तुमने अभी शॉट में रहस्य देखा है? आयान ने यह सुनकर सोच समझकर भौहें सिकोड़ी। रणविजय की ताकत के साथ एक भी मक्खी को मारने पर गर्व करने की कोई जगह नहीं है। अचानक आयान की प्रेरणा चमक उठी, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। वह जल्दी से कुछ कदम आगे बढ़ा, नीचे झुका और मक्खी के अवशेषों की तलाश करने के लिए झुक गया। कुछ सेकंड बाद जब उसने मक्खी की शक्ल देखी तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। उसका चेहरा अविश्वसनीय रंगों से भर गया और वह चिल्लाया, हे भगवान, यह कैसे मुमकिन है?
गौर से देखने पर जिस मक्खी को रणविजय ने चाकू मारा था वह बिल्कुल भी मरी नहीं थी। 6 पैर लगातार छटपटा रहे थे, उड़ने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उसके पंखों का दाहिना आधा हिस्सा भाले से छेदा गया था और पंखों के बाएं आधे हिस्से की शक्ति अकेले उसे उड़ने में मदद नहीं कर सकती थी। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि पंख के पतले दाहिने आधे हिस्से को छोड़कर जो छेदा गया था, पूरे मक्खी के शरीर के बाकी हिस्सों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे देखा जा सकता है कि रणविजय के दुश्मन का लंबे भाले पर कंट्रोल बिना चोट पहुंचाए स्पर्श के दायरे में पहुंच गया है। शक्ति का यह छोटा उपयोग बस अद्भुत और लुभावनी है। डंक मारने वाली मक्खियों के पंखों का तो जिक्र ही नहीं। भले ही आप दुश्मन से लड़ रहे हों, आप शानदार होने और शीर्ष पर पहुंचने की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो चाहे कर सकते हैं। यह सोचकर आयान का दिल कांप उठा और उसने मन ही मन अपना मन बना लिया। किसी भी हालत में मुझे पूर्व में चमकते चांद का सामना करने के लिए मार्च के भीतर इस सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचना है। 1 महीने में यह पलक झपकते ही बीत गया। पिछले महीने में आयान एक रोबोट की तरह पागलपन के दायरे में प्रवेश कर गया है। उसके जीवन में केवल 2 चीजें बची हैं, सीखना और अभ्यास करना। एक पल के लिए भी रुके बिना उसने आराम के समय को भी सीमा तक निचोड़ लिया और दिनों और रातों के लिए अपनी आंखें बंद नहीं की। हालांकि अपने प्रेजेंट मास्टर काया के साथ उसे अपनी आत्मा को पुनः प्राप्त करने, जोरदार और ऊर्जा से भरपूर होने के लिए केवल एक पल के लिए अपनी सांस को समायोजित करने की जरूरत है। ऐसे हताश प्रयासों के तहत परिणाम भी बहुत उल्लेखनीय हैं। उन्होंने पहले से ही हाई स्कूल के 3 वर्षों में विभिन्न विषयों का सारा ज्ञान याद कर लिया है और वे गहनता और समझ के स्तर पर पहुंच गए हैं। भले ही आप एक पुराने टीचर हों जो दशकों से पढ़ा रहे हों, कुछ ज्ञान की उनकी समझ उतनी गहरी नहीं हो सकती जितनी उनकी खुद की है। दूसरी ओर आयान सत्ता के नियंत्रण में भी छलांग और सीमा से आगे बढ़ रहा है। हालांकि उनकी प्रेजेंट ताकत अभी तक रणविजय की श्रेष्ठता की स्थिति तक नहीं पहुंची है, लेकिन उन्हें ओवरलॉर्ड स्पीयर में ज्वालामुखी का प्रारंभिक मास्टर माना जा सकता है। कॉलेज प्रवेश परीक्षा के पास शिक्षा विभाग की बैकग्राउंड प्रणाली प्रत्येक उम्मीदवार के एग्जाम हॉल के जगह की व्यवस्था करेगी। आयान द्वारा आवंटित परीक्षा कक्ष उपनगरों में स्थित है, घर से एक निश्चित दूरी पर। मुझे नहीं पता कि यह भाग्य था या संयोग। रिया उसके साथ एक ही एग्जाम रूम में थी और वे उसके ठीक बगल में कॉलेज प्रवेश परीक्षा के युद्ध के मैदान में एक ही टेबल पर थे। पिछले महीने में आयान की पागल सीखने की स्थिति के कारण दोनों ने कभी डेट नहीं किया, लेकिन एक दूसरे के बीच संबंध कमजोर नहीं हुए हैं। लेकिन इसने रिया को और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया है। वह एक स्टूडेंट नेता भी थी। प्रदेश के पूरे शहर को देखते हुए वह भी सर्वश्रेष्ठ में से एक है। जब तक वह सामान्य रूप से प्रदर्शन करती है, उसे इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया जा सकता है। उसी समय स्कूल में तनावपूर्ण और उदास माहौल था। हर सीनियर हाई स्कूल का स्टूडेंट युद्ध के मैदान में जाने वाले योद्धा की तरह होता है। युद्ध के मैदान में जहां धुआं नहीं दिखाई देता, कलम और स्याही को तलवार की तरह इस्तेमाल करने के लिए तैयार, योगदान देने के लिए और यहां तक कि अपनी किस्मत बदलने के लिए भी। आज के इंडिया में कॉलेज प्रवेश परीक्षा को गरीब स्टूडेंट्स के लिए एकमात्र रास्ता माना जा सकता है। अनगिनत लोग ड्रैगन गेट को पार करने के लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा पर भरोसा करते हैं, लेकिन कई टॉप स्टूडेंट भी हैं जिन्हें बड़ी उम्मीदें थीं। क्योंकि वे दबाव का विरोध नहीं कर सके, वे रेत में गिर गए। कॉलेज प्रवेश परीक्षा से एक रात पहले रणविजय ने अच्छे भोजन की एक खास मेज सजाई। खाने के बाद रणविजय ने आयान को देखा और कहा, आयान, बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक दबाव मत लो। आज रात अच्छी नींद लो, चाहे नतीजा कुछ भी हो। जरूरी बात यह प्रक्रिया है। आयान ने यह शब्द सुनते ही अपना सिर हिलाया और साफ कर से कहा, नहीं पिताजी, मेरा विश्वास करो, मैं जरूर से कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अच्छा स्टूडेंट बनूंगा और यह अंत नहीं है।
बल्कि बस एक शुरुआत है। मैं जरूर से पूरे देश में फिर से देसाई परिवार का नाम गूंजने दूंगा। इंडिया के टॉप पर खड़ा है, उसकी आवाज में पूर्ण विश्वास है। यह देखकर रणविजय ने अपनी भौहें उठाईं, उसकी भावना थोड़ी बदल गई और अंत में हंसे और कहा, हा 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 आयान, अगर तुम ऐसी महत्वाकांक्षाएं रख सकते हो तो तुम फ्यूचर में महान बनोगे। उस मामले में मैं तुम्हें पहले शुभकामना देता हूं। मैं जीतने जा रहा हूं और मैं 2 महीने बाद सूची में शामिल हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए जश्न मनाऊंगा। उस रात आयान बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे कुछ अनिद्रा थी और उसके दिमाग में कई दृश्य दिखाई दिए। जब नीरा 1 महीने पहले एकांतवास में आई थी तो उसके चेहरे पर खास तिरस्कार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। खासकर जब उसने शर्तें खोलीं तो वह भिखारी लग रही थी, जिससे लोग बहुत नाराज हो गए। आयान ने अपनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने दिल में कहा, केवल नीरा ही नहीं बल्कि जो लोग खुद को और देसाई परिवार को छोटा समझते हैं, यह उनका अस्तित्व ही है जो उन्हें अपने दांत पीसने और कभी अपना सिर नहीं झुकाने देता। मुझे हठ और मजबूती का उपयोग करके भाग्य की बेड़ियां तोड़नी चाहिए। अगली सुबह 7 बजे आयान ने समय पर अपनी आंखें खोलीं, थोड़ा नहाया और एग्जाम रूम में जाने वाला था। रणविजय ने मूल रूप से उसे भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन उसने मना कर दिया। हालांकि एग्जाम रूम पास नहीं है, आयान की वर्तमान ताकत के साथ भले ही वह सवारी न करे, वह जादुई लाल पक्षी की शक्ति से एक पल में वहां पहुंच सकता है। प्रवेश टिकट, आईडी कार्ड और स्टेशनरी हासिल करने के बाद आयान घर से निकल गया। सुबह 8 बजे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल सम्मेलन केंद्र। लाइसेंस प्लेट के साथ एक काले रंग की ऑडी धीरे धीरे चली। थोड़ी देर बाद ऑडी के पीछे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने काला सूट पहना हुआ था, उसके बाल थोड़े भूरे थे और उसका चेहरा गुस्से और शक्तिशाली नहीं था। उसने इनविजिबल रूप से एक उच्च पदस्थ आदमी की सांस दिखाई। वह पूरे साल एक उच्च पदस्थ आदमी की तरह दिखता था। वह लखनऊ शहर में वर्तमान नंबर 1 आदमी है, संग्राम। संग्राम इस साल 58 साल का है और 30 से ज्यादा वर्षों से लखनऊ शहर में जड़ें जमाए हुए हैं। बाजार में आम लोग भी उसकी बहुत तारीफ करते थे, मानते थे कि वह वाकई मेहनती और एक अच्छा सचिव था जो आम लोगों के लिए व्यावहारिक काम करता था। उसके नेतृत्व में लखनऊ शहर में जीवन के सभी एरिया समृद्ध और समृद्ध हैं। आहम। कार से बाहर निकलने के बाद संग्राम खांसने लगा। उसका चेहरा पीला और रक्तहीन हो गया और फिर उसने अपना हाथ अपनी छाती को ढकने के लिए बढ़ाया। उसका चेहरा शर्मनाक था, जैसे कि वह किसी बड़े दबाव को झेल रहा हो। यह दृश्य देखकर बगल में बैठा सचिव जल्दी से आया और सावधानी से पूछा, सचिव, आप ठीक नहीं हैं, आप पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं जाते? यह बैठक, उप सचिव और दूसरे लोग वैसे भी वहां हैं, कोई रास्ता नहीं। संग्राम की आंखें चमक उठीं और उनकी आवाज शांत और दृढ़ थी। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा से लखनऊ शहर में दसियों अरबों का निवेश होने और 1 लाख से ज्यादा नौकरियों के सृजन की बहुत संभावना है। यह लोगों के लाभ के लिए एक बड़ी घटना है। मैं हमेशा इस सहयोग का प्रभारी रहा हूं। कॉमरेड ब्राउन ने स्थिति को नहीं समझा। इसके अलावा लोग दूर से आते हैं। अगर मैं नहीं दिखा तो मुझे डर है कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल उन्हें ध्यान न देने के लिए गलत समझेगा। यह कहते हुए संग्राम ने विराम लिया, एक सांस ली, सचिव को देखा और जारी रखा, सचिव दिनेश, चिंता मत करो, यह मेरी पुरानी प्रॉब्लम है, यह रास्ते में नहीं है। थोड़े समय के विराम के बाद संग्राम ने जबरदस्ती खुशी मनाई और एक कदम आगे बढ़ते हुए इंटरनेशनल सम्मेलन केंद्र में चला गया। हालांकि इस समय उसकी भौहों के बीच मौत की एक हल्की काली सांस थी। यदि आप ध्यान से नहीं देखते हैं तो इसे नोटिस करना मुश्किल हो सकता है। संग्राम लिफ्ट से 18वीं मंजिल पर स्थित बड़े सम्मेलन कक्ष में पहुंचा। सम्मेलन रूम में पहले से ही लोगों की भीड़ थी और दर्शकों में दसियों मीटर लंबे गोरे विदेशी बैठे थे। सभी फेमस अमेरिकी कंपनियों के मालिक इस बार वे इंडिया में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें फेमस स्मार्टफोन उद्यम फल कंपनी, लग्जरी कार कैडिक समूह
और इतने पर शामिल हैं। प्रेजेंट में लखनऊ शहर उनकी पहली पसंद है। एक बार जब दोनों पक्ष सहयोग पर पहुंच जाते हैं तो यह हाल के वर्षों में लखनऊ शहर में सबसे बड़ा निवेश आकर्षण होगा, जिससे लखनऊ शहर में अनगिनत लोगों को लाभ होगा। हालांकि अनुबंध पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और सब कुछ बदलने का जोखिम है। संग्राम एक सीट लेने के लिए मंच पर चले गए और फिर बैठक आधिकारिक रूप से शुरू हुई। हालांकि मेजबान की शुरुआती टिप्पणियों के रूप में संग्राम की भावना खराब हो गई और उसने महसूस किया कि उसका दिल अचानक धड़क रहा है। बाद में उसे चक्कर आने लगा और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। उच्च ऊंचाई वाले एरिया की तरह वह ज्यादा ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा था और उसका दम लगभग घुट रहा था। वह हमेशा से ही हृदय रोग से पीड़ित रहा है। डॉक्टरों की देखरेख और खुद के ध्यान में हाल के वर्षों में उसे शायद ही कभी दिल का दौरा पड़ा हो, लेकिन इस जरूरी मोड़ पर उसके दिल के दौरे ने एक और हमले के संकेत दिखाए। इस समय मंच पर मेजबान ने अचानक जोर से कहा, अब हम गर्मजोशी से तालियां बजाएं और संग्राम का स्वागत करें ताकि वह सभी के लिए कुछ कह सके। मैदान में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कुछ देर के लिए सभी की नजर संग्राम पर पड़ी। उसने अपने हाथ मेज पर रखे कांपते हुए खड़ा हुआ। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर हिल रहा था, मानो हवा में लहराती घास कभी भी उड़ जाएगी। इस समय कोई भी उसके अंदर की अजीबोगरीब हरकतों को देख सकता था और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बॉस एक दूसरे से फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। लगभग अपनी पूरी कोशिश करते हुए संग्राम जी ने बस अपने सामने माइक्रोफोन पकड़ा और कमजोरी से कहा, सबसे पहले सभी का स्वागत है। धमाका! इससे पहले कि वह बोलना खत्म करता, उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है और वह अब और नहीं रुक सकता था और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। संग्राम सर! यह दृश्य देखकर उस जगह में अचानक अफरा तफरी मच गई। उसके बगल में बैठे सचिव दिनेश भी मंच पर पहुंचे। उसे लेने के लिए त्वरित अभिनय वाली गोलियां निकालीं और फिर चिल्लाया, बुलाओ और मेडिकल टीम को बचाव के लिए आने दो। संग्राम के रूप में स्वाभाविक रूप से उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एक विशेष चिकित्सा दल जिम्मेदार है। खासकर आज सुबह जब उनका शरीर असामान्य दिखाई दिया तो सचिव दिनेश को डर था कि कुछ हो जाएगा, इसलिए उन्होंने पहले से ही सावधानी बरती थी। इसलिए इस समय मेडिकल टीम के विशेषज्ञ सम्मेलन केंद्र में स्टैंड बाय पर हैं। इतनी शानदार बैठक में इस तरह की अचानक घटना सभी के लिए अप्रत्याशित थी। स्वाभाविक रूप से बैठक सामान्य रूप से नहीं चल सकी और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के उद्यमियों ने संग्राम के लिए एक सहज स्थान बनाने के लिए फाइल की। हार्ट की बीमारी मौत द्वारा भेजा गया हत्यारा है। दुनिया में हृदय रोग से होने वाली मौतों की संख्या कुल मौतों का 1/3 है। अचानक हमला और भी खतरनाक और बेहद खतरनाक है। यह एक टाइम बम की तरह है, लेकिन यह भविष्यवाणी करना नामुमकिन है कि यह कब फट जाएगा। आम लोगों के लिए सबसे अच्छा सुनहरा बचाव समय 4 मिनट से 6 मिनट है। यदि स्थिति सीरियस है और समय पर बचाया नहीं जा सकता है तो रोगी की अचानक मौत होने की बहुत संभावना है और बचने की बहुत कम उम्मीद है। 3 मिनट बाद सफेद कोट पहने डॉक्टरों और विशेषज्ञों का एक समूह हाथ में विभिन्न चिकित्सा उपकरण लेकर सम्मेलन कक्ष में पहुंचा। जब सचिव दिनेश ने यह देखा तो वह तुरंत चिल्लाया, डॉक्टर सचिव तांग को दिल का दौरा पड़ा है, प्लीज उसकी मदद करें। डॉक्टर, जो अपने 40वें वर्ष में है, वह यंग और मजबूत है। डॉक्टर तेजी से और सफाई से आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने संग्राम की शर्ट के बटन खोले, उसके सिर को सहारा दिया और उसे एक सुडौल स्थिति में रखा ताकि एक सुचारू वायुमार्ग सुनिश्चित हो सके। इसके तुरंत बाद उसने रिसीवर उठाया और निदान करने के लिए संग्राम की छाती के खिलाफ झुक गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर का चेहरा बेहद उदास हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, स्थिति आशावादी नहीं है। मेरे फैसले के अनुसार सचिव तांग के दिल में कोरोनरी धमनी रक्त के थक्के से अवरुद्ध हो गई थी, जिससे दिल का दौरा पड़ा। मैंने तुरंत सचिव संग्राम को जवाब दिया, कार्डियोग्राफी किया जाता है
लेकिन केवल 20 से 30% निश्चितता है। इस समय डॉक्टर ने अचानक अपना सिर घुमाया, अपने सहायक की ओर देखा और पूछा, दिनेश, क्या आपने यशवंत रावत को सूचित कर दिया है? हाँ, यशवंत रावत अपने रास्ते पर हैं और उन्हें आने में शायद एक और चौथाई घंटा लगेगा। एक चौथाई घंटे बाद एक मिडिल एज के डॉक्टर ने कॉन्फ्रेंस रूम में भाग लिया। उन्होंने एक सफेद लैब कोट पहना हुआ था जो एरिया के दूसरे डॉक्टरों से बिल्कुल अलग था। यह एक पारंपरिक इंडियन चिकित्सा सूट था और उनके शरीर से जड़ी बूटियों की तेज गंध भी आ रही थी। मिस्टर यशवंत, क्या आप यहाँ हैं? इस इंडियन डॉक्टर को देखकर, चाहे वह डॉक्टर सॉन्ग हो या सचिव दिनेश, उनकी आंखें चमक उठीं, मानो उन्होंने कोई जीवन रक्षक तिनका देख लिया हो। अगर आयान यहाँ होते तो उन्हें यह जानकर आश्चर्य होता कि यह प्रतिभाशाली डॉक्टर यशवंत सच में लखनऊ सुई राजा था, जिसने उनके साथ गुरु का पद संभाला था। यशवंत रावत उस समय सीपी ग्रुप के चेयरमैन कैलाश को ब्रेन हेमरेज हुआ था और उनका जीवन खतरे में था, इसलिए प्लीज मदद के लिए यशवंत रावत के पास आए। हालांकि भले ही यशवंत रावत को बर्गमोट के परोपकारी हृदय के रूप में जाना जाता था, उन्होंने बौद्ध एक्यूपंक्चर का उपयोग किया, लेकिन इसके बजाय वांगजेन की स्थिति उत्तेजित हो गई और उन्होंने अपने आधे पैर से भूत द्वार में कदम रखा। जब सभी ने सोचा कि कैलाश बच नहीं पाया, तो आयान पैदा हुआ और जादुई सुई का इस्तेमाल करके उसे फिर से जीवंत किया और जीवन वापस लाया। घटना के बाद यशवंत रावत ने अपनी पहचान को भी नजरअंदाज कर दिया और अपने गुरु के रूप में आयान की पूजा करने के लिए मौके पर ही घुटने टेक दिए। हताशा में आयान को इस सस्ते प्रशिक्षु को स्वीकार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद दोनों पक्षों के बीच ज्यादा संपर्क नहीं था। आयान इस फसल को पूरी तरह से भूल गया था और यशवंत रावत आयान से संपर्क करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि आयान निराश हो जाएगा। आखिरकार यह चांदी के सुई के स्टंट की तरह है, चाहे इसे किसी भी स्कूल में रखा जाए, यह एक रहस्य है जिसे नहीं पढ़ाया जाता है और कानून को हल्के में नहीं प्रसारित किया जाता है। इस समय यशवंत रावत डॉक्टर के पास गया और पूछा, स्थिति कैसी है? बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने समझाया। यह कोरोनरी हृदय रोग के कारण होने वाला दिल का दौरा है। मैंने अभी अभी सचिव तांग के लिए सीपीआर किया है, लेकिन सुधार का कोई संकेत नहीं है। यह सुनकर यशवंत रावत ने भौहें सिकोड़ लीं और उसका चेहरा शर्मिंदा हो गया। धूम्रपान, खराब आहार, व्यायाम की कमी जैसी बुरी आदतों के कारण धमनी की दीवार में कोलेस्ट्रॉल या रक्त के थक्के जमा हो सकते हैं। रक्त का थक्का जितना ज्यादा मोटा होता जाता है, धमनियां उतनी ही संकरी होती जाती हैं और कोरोनरी बनना आसान होता है। रक्त के थक्के की सतह सूज जाएगी, छिल जाएगी और थ्रोम्बोग्राफी बन जाएगा। यदि कोरोनरी धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है और मायोकार्डियल रक्त स्रोत का हिस्सा अचानक कट जाता है, तो यह दिल का दौरा पड़ने का कारण होगा। सीरियस मामलों में रोगी कुछ ही मिनटों में मर भी सकता है। हालांकि संग्राम की स्थिति अभी उतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर वह 1 घंटे के भीतर अवरुद्ध धमनी को साफ नहीं करता है, तो वह बच नहीं पाएगा। भले ही वह संयोग से बच जाए, लेकिन उसके दिल की मांसपेशी हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाएगी। यह सोचकर यशवंत रावत ने उदासीन रहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपने सफेद कोट के नीचे से चांदी की सुइयों का एक ढेर निकाला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सुइयां थीं। चांदी की सुई को अपने हाथ में पकड़े हुए उसकी आभा अचानक बदल गई, वह आत्मविश्वास के साथ शांत। यह दृश्य देखकर डॉक्टर और उनके बगल में सचिव दिनेश सभी की आंखों में गर्म भाव थे, थोड़ा शांत हो गए। पिछले कुछ वर्षों में यशवंत रावत के बारे में अनगिनत अफवाहें फैली हैं। जैसे ही बोधि सुई निकलती है, यम का राजा अजेय हो जाता है। उसने अपने हाथों में जिन असाध्य रोगों को ठीक किया, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, और यह पूरे लखनऊ शहर में फेमस है और इसे लखनऊ सुई राजा के रूप में भी जाना जाता है। अफवाहों के अनुसार शहर में कई शक्तिशाली हस्तियों ने भी उन्हें परामर्श के लिए विशेष रूप से बीजिंग आमंत्रित किया था। इंडियन एक्यूपंक्चर एरिया में वह मास्टर क्लास का एक आदमी है।
अगर यह संग्राम के लिए नहीं बल्कि लखनऊ शहर में नंबर 1 के लिए होता तो मुझे डर है कि वह प्रसन्न नहीं होता। इस समय यशवंत रावत ने धीरे से एक चांदी की सुई निकाली, उसे बिजली की तरह मारा और उसे संग्राम की छाती में घुसा दिया। गति, शक्ति और कोण सभी एकदम सही हैं। पलक झपकते ही संग्राम की छाती पर 1 दर्जन चांदी की सुइयां लग गईं। वह संग्राम के दिल में अवरुद्ध धमनियों को खोलने के लिए बोधि सुइयों का उपयोग करेगा। हालांकि समय बीतने के साथ संग्राम के लक्षण ठीक नहीं हुए और उसकी भौहों के बीच की काली हवा और भी तीव्र होती गई। मरने वाली उपस्थिति के साथ किसी भी समय मरना मुमकिन है। जब यशवंत रावत ने यह देखा तो उसका चेहरा और भी सीरियस हो गया और उसके गाल से ठंडे पसीने की एक बूंद फिसल गई। संग्राम की हृदय धमनियों की रुकावट की डिग्री उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। भले ही उसने बोधि सुइयों का इस्तेमाल किया हो, वह आखिरकार एक नहीं था बल्कि एक डॉक्टर था। इस मरणासन्न बीमारी का सामना करते हुए वह ठीक नहीं हो पा रहा था। उसका सीरियस चेहरा देखकर दरबार में भी घबराहट का माहौल छा गया। सभी की छाती एक बड़े पत्थर से दबी हुई लग रही थी, इतनी उदास कि उनकी सांस फूल रही थी। थोड़ी देर बाद सचिव दिनेश आखिरकार भारी माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सका और सबसे पहले चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, मिस्टर यशवंत, उनके सचिव, क्या चल रहा है? मैं कब जाग सकता हूं? अरे, ये सुनकर यशवंत रावत ने चुपचाप आह भरी और हर शब्द बोला, माफ करना सचिव, संग्राम की बीमारी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने वह सब कुछ कर दिया है जो मैं कर सकता हूं और फिर मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर सकता हूं। यह भाग्य है। निहितार्थ यह है कि वह इलाज छोड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही ये शब्द निकले, डॉक्टर और उनके सचिव शियाओ डोंग के शिष्य अचानक सिकुड़ गए और उनके दिलों में एक बड़ी लहर दौड़ गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि संग्राम के लक्षण इतने सीरियस थे कि यशवंत रावत भी असहाय था। एक पल के लिए सचिव दिनेश का चेहरा ग्रे हो गया और उसका शरीर कांप उठा, मानो उसके दिल को थामे हुए 2 इनविजिबल बड़े हाथ हों जिससे उसकी सांस लगभग फूल रही हो। उसे संग्राम का शक्तिशाली विश्वास पात्र माना जा सकता है और दोनों बहुत करीब हैं। दुखद समाचार सुनते ही सचिव दिनेश के शरीर की आत्मा और आत्मा तुरंत नीचे गिर गई। खुद से बुदबुदाते हुए, मिस्टर यशवंत, आप लखनऊ में सुइयों के राजा हैं। मुझे डर है कि पूरे लखनऊ शहर में कोई भी ऐसा नहीं है जो आपकी चिकित्सा कौशल से ज्यादा उन्नत हो। भले ही आप ऐसा कहते हो, क्या सचिव तांग सच में निराशाजनक हैं? इन शब्दों को सुनकर यशवंत रावत अचानक चमक गया, जैसे कि कुछ सोच रहा हो। उसने कहा, रुको, एक प्रतिभाशाली डॉक्टर है जो उत्तर प्रदेश में छिपा हुआ है। अगर वह कार्रवाई करने को तैयार है तो सचिव संग्राम को बचाया जा सकता है। आह नहीं, वह निश्चित रूप से ठीक हो जाएगा। इससे पहले यशवंत रावत ने वह दृश्य देखा था जहां आयान मृतकों में से वापस आया था और वह दिव्य सुई पर बहुत आश्वस्त था। हालांकि दूसरी तरफ डॉक्टर और सचिव दिनेश, जो उसके बगल में थे, ये शब्द सुनकर हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सुहैंग में ऐसे अजीब लोग थे। इस समय डॉक्टर ने अनिश्चितता से पूछा, मिस्टर यशवंत, क्या आपके मुंह में राजकुमारी सच में इतनी शक्तिशाली है? इस शक का सामना करते हुए यशवंत रावत की आंखें चमक उठीं और उसने लाइन काट दी, चिकित्सा कौशल के मामले में मैं 10 जोड़ भी सकता हूं तो भी मैं उसकी तुलना नहीं कर सकता। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।